टॉपिक जो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। वैसे तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ ही रखा है, लेकिन हमें इसको एक बार देखना ही है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो बेसिक लिमिटेशन है वो क्या है, जब इससे पूछा कि भाई न्यूक्लियर पार्ट में कौन होता है, उसने कहा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियस बनाते हैं। उसके चारों ओर कौन घूमता है, एम्प्टी स्पेस में जो मैक्सिमम होता है उसमें घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा। वो कह रहा है कहाँ रिवॉल्व करेंगे, उससे पूछा बताओ कहाँ रिवॉल्व करेगा, तो उसने ये कहा कि ये हमारे पास क्या न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमता है, ठीक है। तो बोला यही घूम सकता है क्या, नहीं कि कहीं पे भी घूम सकता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ जो बन रहा है इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स आर पॉसिबल, सही है ना। ये ऐसे जो पाथ बनेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है। और इसने कहा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसमें बैलेंस हो जाता है, और इस तरह से जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं इसी तरीके से ये भी घूमते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का प्लैनेटरी मोशन वाला कंसेप्ट दिया था, जो कि बाद में फ्लॉप हो गया था। क्यों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज होता है, और न्यूक्लियस और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता है। तो ये बातें जो है इसकी फ्लॉप हो गई थी। रीजन क्या था, उस समय एक और साइंटिस्ट था जिसने एक लाइन बोली थी, ये बोला था कि जब भी, वो कौन था, मैक्सवेल ने एक इलेक्ट्रोडायनेमिक कंसेप्ट दिया था। उसने ये कहा था जब किसी न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सर्कुलर पाथ जब भी होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। क्योंकि जब आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेट होता रहता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को क्या करेगा वो, ये कंसेप्ट कहता है जब भी कोई भी फील्ड में किसी भी के अराउंड जब कोई भी चीज में न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली लूज करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज करते करते क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। और इसमें कितना टाइम लगेगा ये बताया था बोर्ड ने कहा था ये अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻8 सेकंड में ही ये अंदर गिर जाएगा, ठीक है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये मैक्सवेल कहता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली लूज करेगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। जब वो न्यूक्लियस में गिरेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो एक तरह से क्या होगा, ब्लास्ट होगा एक तरह से, ठीक है ना। तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो अगर रदरफोर्ड सही होता तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा होता तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एटम भी एग्जिस्ट करता है। तो रदरफोर्ड का ये कंसेप्ट क्या हो गया, गलत। और कितने टाइम अंदर गिरेगा, ये 10⁻⁸ सेकंड जो कैलकुलेट किया था वो बोर्ड ने किया था। अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये इतना टाइम के अंदर वो गिर जाएगा, ये बताया था बोर्ड ने, ठीक है। तो ये एक तो रदरफोर्ड यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा रदरफोर्ड ने क्या कहा था, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जब देखो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो बताओ न्यूक्लियस के नजदीक कैसे आ रहा है, बताओ न्यूक्लियस के नजदीक आने का जो पाथ है वो मैं बताता हूं। देखो ये न्यूक्लियस है ना, जब ये हर पॉइंट पे नजदीक आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से ले रहा हूं, ये कंटिन्यूसली नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो हर पॉइंट को ट्रेस करते हुए आ रहा है। जैसे मैंने कहा मैं इसको समझा देता हूं, देखो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को मैं मतलब बताता हूं, है ना। सपोज अगर मेरे पास एक क्या है, एक स्लोप है, इसके अंदर मैंने एक बॉल को रखा है ना, तो बॉल क्या होगी, नीचे रोल करते हुए आएगी। जब ये इस तरह से मूव करते हुए आएगी तो हर पॉइंट पे ये बॉल जो है वो क्या होगी, इसके हर पॉइंट पे टच होते हुए आ रही है, सही है। लेकिन अगर इसकी बजाय हमारे पास सीढ़ियां यहाँ पे है ना, तो बताओ यहाँ पे बॉल इस तरह से आएगी, क्लियर है। yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे इसके नजदीक जो इस प्लेटफॉर्म के नजदीक जब बॉल आ रही है दो तरह से आ रही है, एक तो इस तरह से जंप करते हुए जो हर पाथ को ट्रेस करते हुए नहीं आ रही है, हर पॉइंट को टच करते हुए नहीं आ रही है, ये हर पॉइंट को टच करते हुए आ रही है, ठीक है। तो सपोज करो न्यूक्लियस इसकी डिस्टेंस क्या है, मान लो 1 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो वो हर पॉइंट को क्या करेगा, हर डिस्टेंस को, चाहे वो एंगस्ट्रॉम में मेजर करो, नैनोमीटर में, फर्मीमीटर में, हर पॉइंट को टच करते हुए वो पास में आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी जो इसकी जो क्या होगी, एनर्जी जो इसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, और कम होने का मतलब एक सिस्टम में एनर्जी अगर कम हो रही है तो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो वो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो कंटिन्यूसली रिलीज करेगा, सही है, ये बात समझ में आया। yes,
इसका मतलब ये हर डिस्टेंस को ट्रेस करते हुए न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कम हो रही है वो कंटिन्यूसली कम हो रही है, मतलब कोई भी बीच में गैप नहीं है, तो एनर्जी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन की कम हो रही है, तो वो गई कहां, वो इमिट होगी, बाहर जाएगी। तो इसने कहा कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि उस एनर्जी को जब हम मीजर करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे रेनबो होता है ना, लाइट, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, स्पेक्ट्रम मिलता है। तो वैसे के वैसे जब उसका हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड आना चाहिए कंटिन्यूस। क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। क्यों, तब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है, इसका मतलब ये हमेशा जो स्पेक्ट्रम देगा कंटिन्यूस देगा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो पता चला हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम या दूसरे एटम के जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइन स्पेक्ट्रम। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक क्या आया, दूसरा ड्रॉबैक आया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है यहां पे होना चाहिए क्या, शुड बी कंटिन्यूस, ठीक है ना, ये शुड बी कंटिन्यूस। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्लिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस समझ आ गया, बट जो ये स्पेक्ट्रम वाली चीज है एक बार वापस बता, ठीक है ना, बिल्कुल बता रहा हूं, पहले एक बार सुन लो पूरी बात को, है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्लिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं इस पॉइंट को समझाता हूं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास जब कोई लाइट होती है ना, रेनबो देखा है आपने, तो बस एग्जैक्टली प्रिज्म में से जब मैंने व्हाइट लाइट को पास करके मैंने क्या किया, एक यहाँ पे क्या ले लिया, एक प्लेट ले ली, फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया, कोई ऐसी प्लेट ले ली जिसपे मैंने उस डिस्पर्स लाइट को मैंने उसके ऊपर ले लिया, सही है। और वो जो मुझे इंप्रेशन मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आया, बस और कुछ नहीं होता। इसको हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन वो बोर मॉडल में आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट होगा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज नॉट एक्सप्लेन, या वॉज नॉट एक्सप्लेन लिख देते ना, वॉज नॉट एक्सप्लेन। तो इलेक्ट्रॉन एक्जेक्टली अरेंज होते कैसे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या एटम में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो किस पैटर्न पे होता है ये बता नहीं पाया था। दिस इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसको लिखो और फिर कोई दिमाग में क्वेश्चन आए वो पूछो। अब देखो हमारे पास जो अगला पार्ट है, इस पार्ट में देखो यहाँ पे रदरफोर्ड ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो उसका जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, जैसे कि सन के अराउंड कौन घूमते हैं, प्लेनेट घूमते हैं, तो ये प्लेनेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था जिसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो रदरफोर्ड की बहुत सारी बातें जो है वहां पे गलत प्रूव हो चुकी थी, ठीक है ना। लेकिन रदरफोर्ड ने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया था वो न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं तो वो देख लेते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या था हमारे पास सिंबल, अगर एक एलिमेंट का सिंबल देखें तो हमारे पास होगा ये जेड और ये क्या होता है ए, ठीक है। ये अब ये एकदम करेक्ट है और कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ भी आ जाएगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखें तो दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी ओल्ड कन्वेंशन था इसलिए हम इसको भी कई बार मान लेते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अब इस पॉइंट को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ए जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स का सम है। और हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो एन हमारे पास जो आएगा वो आएगा ए माइनस जेड, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर इसने कई सारे एलिमेंट को डिफाइन किया, वो अभी हम आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, आइसोटॉप, ठीक है ना।
ढंग से समझना भाई इस पॉइंट को, है ना। आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स में क्या होता है, देखो दो टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। एक तो हम करेंगे सेम क्या होता है और यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें एक तो डिफरेंट क्या होता है और यहाँ पे सेम क्या होता है वो हम देखते हैं। बताओ आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है। बिल्कुल, तो एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर मतलब जेड सेम होगा और पी भी सेम होगा, सही है ना। यस सर। और डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर, मास नंबर ए, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, सही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एग्जांपल के टर्म में ले लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं हम एलिमेंट, ठीक है ना। इसका ले लेते हैं हम सिंबल, बोलो। कार्बन। हाँ बिल्कुल, जेड, फिर ले लेते हैं पी, फिर ये ए और यहाँ पे एन, ठीक है। तो यहां पे हम एलिमेंट ले लेते हैं क्या, हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है ना। 1H1 को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम पी, सिंबल क्या हो गया, प्रोटियम पी। और 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटीरियम। और 1H3 को ट्रिटियम या ट्राइटियम, ठीक है ना। अब बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है इन सबका, 1 1 1, और इसमें प्रोटॉन भी 1 1 1। और ए कितना होगा, मास नंबर कितना है इसका, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मास नंबर इसका कितना है, 1 इधर, 2 इधर, 3, सही है। और यहां पे बताओ, यहां पे एन क्या होता है, ए माइनस जेड 0। तो ध्यान रखना प्रोटियम में न्यूट्रॉन ही नहीं होता। फिर हम बात करें इधर 1 और इधर कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, क्लोरीन। फिर प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटॉन, जेड, ए और एन। यहां पे ले लेते हैं हम क्या, 8O16, 8O17 और 8O18, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे क्या है, पी कितना हो गया, 8 8 8। जेड की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, ये भी 8 8 और 8। और ए कितना हो गया यहाँ पे, बोलो। मास नंबर 16 17 18 और एन 8 9 और 10। आगे बात समझ में। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आइसोटॉप्स हो गए, इनके मैंने एग्जाम्पल बता दिए। ये सब आपने पढ़ रखा है, इसमें थोड़ा सा हम इसको स्पीड से कर लेते हैं, इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर हमारे पास टर्म आता है आइसोबार। आइसोबार में बताओ सेम क्या होता है, बिल्कुल ए सेम होता है। क्या ए सेम होता है, बताओ एन सेम होता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, डिफरेंट होते हैं। देखो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा बताओ, तो इसमें डिफरेंट क्या, पी जेड और एन, ये डिफरेंट होता है, क्लियर है। अब इनमें क्या, बस मास नंबर सेम होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है, ये तो आर्गन ले लिया। आर्गन क्या होता है, यहाँ पे 18 40, फिर पोटेशियम ले लो 19 40, और फिर हमारे पास आएगा कैल्शियम 20 और 40। यहां पे ले लेते हैं पी जेड ए और एन। अब आप देखो पी कितना है बताओ, पी 18 19 20, जेड भी 18 19 20, ए है 40 40 40। और देखो न्यूट्रॉन कितना है बताओ, माइनस करो इनको, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ए माइनस जेड, तो कितना आया इसमें 22 21 और 20। तो डिफरेंट हो गए न्यूट्रॉन भी। तो पी जेड और एन डिफरेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको जल्दी लिख दो। ठीक है, अब देखो आगे। अब एक और जो नया हमारे पास पार्ट आता है, इसमें वैरायटी आती है, वो कौन सी, आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है बताओ। यहाँ सेम तो क्या होगा, न्यूट्रॉन, और डिफरेंट क्या होगा, पी होगा, जेड होगा और ए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताओ किस एग्जाम्पल बताओ इसका, बोलो। 6 कार्बन 14, ठीक है, 7 नाइट्रोजन 15,
और 8 ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर A और N, बताओ यहां पे कितना आ रहा है? 6 और 6 7 8, 6 7 8 और A कितना आ गया? 14 15 और 16। अब डिफरेंस देखो 8, यहां पे भी डिफरेंस 8, ये भी डिफरेंस क्या हो गया? 8। तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोन। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना। एक और टर्म आता है हमारे पास, बताओ इसके बाद और क्या आएगा आइसो में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक टर्म और आता है आइसो डायफर्स। ठीक है ना, आइसो डायफर्स DIA भी लिखते हैं। तो आइसो डायफर्स जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, आइसो डायफर्स में देखो क्या होता है, इसमें सेम जो होता है वो क्या होता है? N-P। ठीक है ना, N-P और न्यूट्रॉन एक्सेस। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में काम में आते हैं। तो ये टर्म है, ये बता देते हैं, और इसका न्यूक्लियर फिजिक्स में एक पैटर्न आता है, उस पर आपके काम आएगा। अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक नया टर्म भी आता है आइसोडाइफर, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, वो सेम होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं थोरियम, ये 9234। ठीक है, ये 9234। और फिर हमारे पास आएगा एक ले लेते यूरेनियम, यूरेनियम 292 और 238। ठीक है, अब वही प्रोटॉन Z और A N और N-P। ठीक है, डिफरेंस, या न्यूट्रॉन एक्सेस लिख सकते हैं इसको। तो बताओ यहां पे P कितना है? जल्दी बताते रहो इनमें। P कितना है? P कितना है? 90 और इधर हो गया 92, डिफरेंट हो गया। ये 90 A कितना है? 234 और यहाँ 238। यहाँ पे यहाँ न्यूट्रॉन कितना आएंगे बताओ? न्यूट्रॉन कितना है? 144। इधर न्यूट्रॉन कितना आ रहे हैं? 146। अब डिफरेंस लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, इन दोनों का 54 और इसमें भी 54। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या होता है? आइसो डायफर्स होते हैं। ठीक है, जल्दी लिखो इसको। सर डी के बाद क्या लिखा? आगे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो देखो क्या होता है, वो देखते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, और मैं बता देता हूँ जेई मेंस में और मेडिकल एग्जाम में इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बताओ क्या होगा? यहाँ पे सेम क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आइसो वर्ड का मीनिंग, आइसो वर्ड यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आइडेंटिकल हो कुछ एक टर्म। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होंगे। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, सीधा देखते हैं हम। बताओ इसमें से आपको वो स्पीशीज बतानी है जो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके पेयर बनाने हैं। ठीक है ना, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CO3-2 और NO3-। बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? CO3-2 और NO3-। फिर हम ले लेते हैं यहां पे PO4-3 SO4-2। बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? ठीक है ना। फिर आपको लेना है CO2 N2O। ये बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? N2 CN- NO+ O2+2। बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? तो अब मैंने ये 4 एग्जांपल पूछे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो जल्दी इसको कैलकुलेट करके और चेक करके बताओ जल्दी। सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और एक और मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं फिर।
देखो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो CO3 -2 NO3 माइनस, तो ऑक्सीजन से है ना आइडेंटिकल है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने 7 है, एक एक्स्ट्रा है, पर यह -2 चार्ज और यह -1, तो खाली O3 को छोड़ दो, कार्बन का काम करो, 6 और 2 कितने हो गए नेगेटिव, का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 8 और यहाँ 7 और 1, यहाँ पे भी 8, मतलब ये क्या है, सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब में क्या है आइडेंटिकल, तो ये आपस में क्या है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इधर भी देखो, देखो ऑक्सीजन देखो आइडेंटिकल है, ऑक्सीजन देखो आइडेंटिकल है, O4 तो अब क्या करें बताओ, फास्फोरस और सल्फर में डिफरेंस है, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, इसमें 15 और 3 कितने हो गए 18, सल्फर में यहाँ पे होता है 16 और 2 18, बराबर हो गए, मतलब ये भी क्या है आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ रहा है ना, मैं सिंपल तरीके तो बता रहा हूँ वो, यस सर। ठीक है ना, ये अपने को कभी जल्दी करने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इधर भी देखो, अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि नंबर आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 16 और कार्बन के पास 6, तो कितना हो गया 22, और यहाँ पे 7 2 14 और 8, ये भी 22, ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो N2 में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, देखो N2 में 14, इसमें Cn माइनस में कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 7, 13, एक माइनस मतलब हो गया 14, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है 7, ऑक्सीजन के पास है 8, हो गया 15, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो प्लस 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 15 में से 1 गया बचा 14, और ऑक्सीजन में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 में से 2 चले गए, पीछे बचे 14, मतलब अगेन ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ये तब समझ में आएगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अभी हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इतना बता दिया। अब एक नया टर्म और आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बेसिकली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होते हैं उनके चार्ज स्पीसीज को हम जब अरेंज करते हैं तो उसमें जो है एटॉमिक नंबर के टर्म में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ऐसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, और कुछ नहीं है। तो देखो क्या क्या है, हमने कार्बन से लेके एल्यूमिनियम तक के एलिमेंट को अरेंज कर दिया उनकी चार्ज आयंस के फॉर्म में, उनके आयंस के फॉर्म में अरेंज कर दिया। कार्बन पे -4 है, नाइट्रोजन है तो ये होता है कार्बाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर कार्बन के पास, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ, 6 तो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट -4 आ गया तो कितने हुए 10, है ना। इधर भी 7 और 3 10, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये 10, ये कितना हो गया, ये भी 11 था, एक चला गया तो 10, 12 में से 2 चले गए 10, और ये भी 10, क्लियर हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिख दिया। अब यहाँ पे फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, है ना। एटॉमिक नंबर होता है इसका 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये हो गए कितने 18, 15 एंड 3, 16 एंड 2, 16 एंड 2 18, 17 एंड 1 18, यहाँ पे एक कम हो गया, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये अपने पास हो गया। लिखो जल्दी इसको, देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ए डायपॉजिटिव मेटल आयन कंटेन्स 24 इलेक्ट्रॉन, इट्स मास नंबर इज 56, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन मेटल आयन। सिंपल सी बात है, तो हमें पता है मेटल जो M है, ठीक है, M से मेरे पास क्या बना M+2, डायपॉजिटिव का मतलब यही होता है +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे 24, तो बताओ इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि देखो इसमें से 2 निकलने के बाद 24 है, तो इधर कितना है न्यूट्रल के अंदर, ये क्या है न्यूट्रल है हमारे पास, न्यूट्रल मेटल आयन के पास या न्यूट्रल मेटल एटम जो है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 26 हो, तो प्रोटॉन भी कितने हैं 26। अच्छा, ए अपने को दे दिया कितना है ये 56, ठीक है ना। तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, क्या आएगा A-Z या A-P, तो कितना आएगा 56 - 26, क्या आएगा 30। ये कितने जनों के आंसर आ गया था बताते रहो,
यस सर आ गया था। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, मैं वापस एक बार बता देता हूं जिनको फिर भी नहीं आया समझ में। हमें डाई पॉजिटिव का मतलब होता है 2 प्लस चार्ज हो गए, इस पे 24 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस पे 24 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बना। तो न्यूट्रल में कितने हुए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 24, कितने हो गए 26। तो 26 इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल में हुए, तो प्रोटॉन भी क्या होंगे 26। मास नंबर क्वेश्चन में गिवन है 56, तो एन आ जाएगा अपने पास 30। सिंपल सी बात है। तो ये एक क्वेश्चन है, लिखो जल्दी, इसको लिख दो। अब नेक्स्ट हम याद ध्यान दे रहे हैं, अगला टॉपिक है अपने पास। अब बोर मॉडल का डेवलपमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं, और जो यहां से स्टार्ट होता है। तो हेडिंग लिखो, डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल का मतलब बोर मॉडल को डेवलप होने के लिए कौन सी थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई, तो पहले हम वो थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसको हम लिखेंगे EMWT। ठीक है ना, ये इसका स्टेटमेंट लिखो जल्दी। लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, light is emitted or absorbed from any source continuously in the form of electromagnetic wave, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कह रहे हैं कोई भी सोर्स जो है लाइट को इमिट EMW के फॉर्म में करेगा, एब्जॉर्ब भी जो करेगा वो भी EMW के फॉर्म में भी करेगा। तो दोनों काम जो होता है वो किसके टर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो यहां पे लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ EMW। तो प्रॉपर्टीज ऑफ EMW में सबसे पहले क्या होता है, इसने कहा कि ये जो इसकी जो स्पीड होती है ना, इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, उसको हम लिखते हैं C। ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बेसिकली इसकी स्पीड किसके इक्वल होती है बताओ, ये लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। तो ये लाइट की स्पीड के इक्वल इसने बताया, इसने बताया कि ये इससे ज्यादा इसकी स्पीड हो नहीं सकती, वहां इससे भी बता के गया ही था। तो ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में ये अपने पास आ गया। क्लियर है चीज। अब देखो, अब यहाँ पे अच्छा आपने जो लाइट लिखा है ना, एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब, मैंने स्टेटमेंट एनर्जी लिखवाया था ना, स्टेटमेंट क्या लिखवाया था मैंने, लाइट लिखवाया था। हाँ, ऑब्लिक एनर्जी कर दो उसको, ऑब्लिक एनर्जी। ठीक है ना। अब देखो इधर, तो इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। अब दूसरा जो होता है ये क्या होता है बताओ, ये सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव होती है। ये जो होती है क्या होती है, सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव होती है। मतलब ये क्या होगा, ये इमिटेड फ्रॉम सोर्स। ठीक है ना, सोर्स से इमिट होती है, सोर्स के साथ एसोसिएट नहीं होती है। दो टर्म होते हैं देखो, जैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, आपने मूवी देखी होगी, मूवी में आपने देखा होगा जब भी किसी के आगे बुलेट फायर कर देते हैं तो वहां पे बुलेट स्लो मोशन में जा रहा होता है, पीछे एक वेव दिखाते हैं ना। वो जो वेव होती है वो मैटर वेव होती है। उस वेव को जो इफेक्ट में दिखाता है वो मैटर वेव होती है। वो इस बुलेट के साथ में एसोसिएट होती है, बुलेट से इमिट नहीं होती, वो उसके साथ अटैच होती है। ठीक है ना। और लेकिन अगर हम बात करें ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है वो यहां से इमिट होकर हमारे पास पहुंच रही है, तो ये जो है ये इमिटेड लाइट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इमिटेड लाइट होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सोर्स से हमेशा क्या होती है, इमिट होती। क्लियर है चीज। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है, ये जो होती है ये एक तरह से इसमें क्या होता है, यहाँ पे EMW कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है ना, 2-3 टर्म आए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ
प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब होता है लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो तीनों जो फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ऐसी सिचुएशन कब बन सकती है, जब हमारे पास ये कंडीशन हो। ये कंडीशन में क्या होगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 का हो गया, और ये जो फिंगर आपकी और है ये वाली, ये जो फिंगर है ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो वेव ऐसे ट्रेवल करती है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे समझते हैं वो देखते हैं। एक बार इसको समझ लो, फिर मैं इसको वापस एक बार बताऊंगा। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको बताऊं तो देखो क्या होता है। ये मेरे पास क्या है, इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। यहां मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैंने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और ये एंगल भी क्या होता है 90 डिग्री। इसे प्रूव हो रहा है E परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू DOP। सही है। अगर मैं इसको वेव के टर्म में ड्रॉ करूं तो ये DOP बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मतलब ये हुआ, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे मान लूं तो इस बोर्ड के ये पैरेलल ये चल रहा है, और जो दूसरी जो वेव मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसके 90 डिग्री पे ऐसे ट्रेवल करेगा। मतलब ये अगर लाइट इस प्लेन में ट्रेवल कर रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करेगा इस प्लेन में इस तरह से। तो यहां पे बनाने के लिए हम इसको कैसे करें, इसको मैंने इसको इस तरह से बना दिया। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है बताओ, 90 डिग्री। अगली बात समझ में। तो ये इस तरह से जो है ये लाइट ट्रेवल करती है। इसका मतलब ये हुआ ये प्रोपेगेटिंग क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करता है, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से ये इस वेव को कभी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखना, मैंने वर्ड यूज किया है मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम का मतलब होता है जो कि पार्टिकल और उनसे मिलकर बना होता है। जैसे अपने यहाँ पे हम मीडियम का मतलब होता है एयरो, है ना। मीडियम का मतलब हम एयर मानते हैं, जबकि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। क्यों, सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव है, खुद ही प्रोपेगेट होती रहती है, इसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। एक बार सोर्स से इमिट हो गई, खुद चलती रहेगी। ध्यान रखना ये। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डीओपी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या करता है, सपोर्ट करता है, और इस तरह से ये वेव प्रोपेगेट होती है। ध्यान रखना ये। और मूवमेंट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फोर्थ पॉइंट आप खुद ही लिखना, इट डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। लिखो इसको जल्दी।